साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं लेवल फर्स्ट के लिए। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तो विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। एक अध्यापक अध्यापिका किसी को जो एक अध्यापक अध्यापिका है विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। वह क्या कर रही है? तो एक ऐसे संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने के लिए कह रही है जो क्या करते हो, अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हो। तो यह जो है सार लेखन की क्षमता का परीक्षण है कि मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है, कि स्मृति को मंथरगत से जागृत कर रही है, या फिर रचनात्मक आकलन कर रही है। तो सही हो जाएगा रचनात्मक आकलन कर रही है। कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करना। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। इसी प्रकार विपरीत और संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा कि रचनात्मक आकलन में संकलनात्मक और संकलनात्मक में रचनात्मक दोनों का आकलन किया जा सकता है। सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रकार किस प्रारूप में संबंध है। उपचारात्मक प्रत्युत्तर, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, संग्रथित अधिगम, हस्ताक्षेपी अधिगम। तो सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन। तो ये किस प्रारूप से संबंधित है? संग्रथित अधिगम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है? प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण, एक समाधान की तार्किक सुगंधता का परीक्षण करना। तो सही हो जाएगा कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ, तो समावेशी कक्षा जहाँ होगी तो अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो यही हमारा विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वांछित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए क्या उपयुक्त है? विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण,
या फिर संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्यपुस्तक की शीघ्र समाप्त करने देना, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त हो सके। तो हो जाएगा विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। तो ये जो है प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो ये जो हो जाएगा प्रवर्धित वाक यानी प्रोलॉन्ग स्पीच से जो है हम क्या कर सकते हैं, हकलाने की समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। कौन? विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी है जो क्या करते हैं, हकलाते हैं। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील और लचीला पाठ्यचर्या है, तो वहाँ जो है समस्या समाधान प्रायः ज़्यादा सफल है। अन्य के कंपैरिजन में विकल्प सी सही है हमारा। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से ऐसे कारण हैं जो संस्थानिक स्तर से जुड़े हुए हैं। तो इसमें से हो जाएगा कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। इसी कारण क्या होता है, जब बच्चों का पढ़ने मन नहीं लगता जिन बच्चों का, तो उनको जो है अलग से सिर्फ खेल में या और किसी करिकुलम में उनको जो है पार्टिसिपेट कराना, उनको व्यस्त करना। तो ये होता है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं है तो कैटेगरी है तो अपना बट जाता है, तो वो नहीं भागते, नहीं तो क्या है कि ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है। इसी कारण तो विकल्प इसमें बी हमारा सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिगम अक्षमताएं हैं, तो हमें इसको बताना है कि अधिगम अक्षमताएं कौन सी हैं और इसके क्या कारण हैं। तो अधिगम अक्षमताएं कैसे हैं ये हमें बताना है। कैसे? सामान्य या उससे अधिक, यानी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा यानी उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होते, वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की उनमें कोई भूमिका नहीं है, पठन अक्षमता के पर्याप्त हैं। तो सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधार करना चाहते हैं तो कौन से समुचित मार्ग अपनाते हैं? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। उसे अपने विद्यार्थी की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। उसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना है चाहिए, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों को अधिक संशोधन करना चाहिए। तो इसमें सही हो जाएगा कि जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं उनके लिए समुचित मार्ग है कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अथवा अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, जो है यह जो है उसके बच्चे के व्यवहार में जो ये सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। इससे क्या होगा कि वह जो है जब ध्यान सेंट्रलाइज होगा तो ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा और उसकी जो है सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है, तो कौन सा बुद्धि से संबद्ध नहीं? भावनाओं की आलोचना। बाकी कक्षा सहपाठी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, ये सब भावनात्मक बुद्धि से
संबंधित हैं, जो नहीं है भावनाओं की आलोचना। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य से निम्न में से कौन सा आरेख समुचित रूप से स्पष्ट है? तो समुचित रूप से यानी आयु के बढ़ने के साथ विकास की प्रक्रिया भी बढ़ती है, विकास की गति भी बढ़ती है। विकल्प सी सही है। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही है। तो उन दोनों के भावात्मक अनुभवों के अंतर को किससे संबंध है? तो अनुकूलन का स्तर, विचारों का घनत्व, समयांतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा। तो अनुकूलन का स्तर इसमें सही हो जाएगा। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, मानवीय, समाज सांस्कृतिक। तो मानवीय जो है इसमें अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत की योजना का समर्थन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो तथा इससे प्राप्त सूचना की प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह जो है किस सिद्धांत से संबंधित है, इसको हमें बताना है। तो यह जो है इकोलॉजिकल से संबंधित है, क्योंकि बच्चा जहाँ रहता है, जैसे जिस परिवेश में, अपने घर के परिवेश में, और तो विद्यालय के परिवेश में, तो इसमें जो है परिस्थिति का बहुत बड़ा योगदान है, पारिस्थितिकी का योगदान है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है। तो इसमें निहित क्या है? अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। तो ये क्या है? समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है। तो उसमें क्या निहित रहता है? अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, और उसमें अनुमान लगाया गया कि वह हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो विकास निरंतरी होता है, अलग अलग लोगों के विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो सही हो जाएगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है? तो इसमें समुचित है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है, यानी दोनों का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है। विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से नहीं निकाला जा सकता? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से नहीं निकाला जा सकता शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बाकी खोजपूर्ण अधिगम, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। तो इसमें से सही है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। भाषा विकास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? इसको हमें बताना है। अहम केंद्रिक भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया। तो सबसे ज़्यादा भाषा के विकास में पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है सामाजिक अंतःक्रिया। कौन सा कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो इसमें से लक्षण उनका है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों का सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप की आगे की ओर बढ़ते हैं, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं कि न कि सामान्य प्रतिमान। तो सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, यही सही हो जाएगा। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धिमापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा सिग्मा बराबर 15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किया है। तो कितने बेहतर अंक प्राप्त किया है? 98%। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो सामाजिक रचनात्मक रूप में जो है एक दूसरे से क्या करते हैं? सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर
एक दूसरे से अनुभवों को परस्पर ग्रहण करते हैं। कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत का समर्थन करता है? तो मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो ये जो है बहुबुद्ध सिद्धांत का समर्थन करता है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सामान्य शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र क्या हैं, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो समान शैक्षिक अवसर ये जो है महत्वपूर्ण है, और यह जो है यही जो है मेन है कि सबको भविष्य में उनसे जुड़ी हुई चुनौतियों को सामना करने के लिए उनको परिपक्वता मिले और उनको उतना उनका मानसिक विकास हुआ रहे। तो ये रहा हमारा लेवल फर्स्ट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। जुड़िए, सुनते रहिए और मस्त से हम लोग काम करते रहेंगे और अच्छे से जो है अपनी प्रक्रिया चलाते रहेंगे सीखने सिखाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।